नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो आपका CET में ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, और ये जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपके ग्रुप डी के अलावा HSC का कोई अन्य एग्ज़ाम हो, चाहे आप इसमें किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए अन्य जो एग्ज़ाम उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आज की वीडियो में हम यहाँ पर आपके करंट अफेयर और जो भौतिक विज्ञान में जो ध्वनि है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन उनको करने वाले हैं। और आपका जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है 15 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में आएगा, और इस ये जो भाग है यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। 100% यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में जो भारत है इनकी रैंक कितनी है? दूसरे नंबर की है, तीसरे, चौथे या पाँचवें नंबर की है? तो ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक, और ये कौन सी है? तो ये चौथे नंबर की है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है। उसके बाद आ जाता है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 और पुरुष एथलीट में मुरली श्रीशंकर, एल्डोज पॉल, सेल्वा प्रभु तिरुमरन, अविनाश सांबले। तो सर्वश्रेष्ठ जो एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट जो यहाँ पर बने हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आए हैं, तो इनका नाम है सेल्वा प्रभु तिरुमरन। उसके बाद आ जाता है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है? ज्योत्सना सबर, अस्मिता, कोमल कोहर या आरती सिन्हा ने? तो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में और 40 किलोग्राम कैटेगरी में हाल ही में जो गोल्ड मेडल जीता गया है, तो ये है ज्योत्सना सबर के द्वारा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। उसके बाद आ जाता है जी मैक्स मेरी टाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया है? तो कौन सा है जी मैक्स मेरी टाइम एक्सरसाइज 2023? इसका आयोजन भारत और कौन से देश की नौसेना के बीच हुआ है? जर्मनी, जापान, ब्रिटेन या फिर कतर? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो ये हुआ है जापान के साथ। नेक्स्ट आ जाता है DGCA ने किस राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को हाल ही में मान्यता दी है? किसने? DGCA ने फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात? और यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तो ये है गुजरात। नेक्स्ट आ जाता है GST काउंसिल की जो 50वीं बैठक थी, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST लगाने का निर्णय हाल ही में किया गया है? तो ये GST काउंसिल की 50वीं बैठक हुई थी, जिसमें ऑनलाइन जो गेमिंग है इस पर GST लगाने का निर्णय लिया गया था। 5, 15, 18 या 28%? और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ऑनलाइन गेमिंग जो है इस पर अब 28% GST लगेगा। उसके बाद है SBI कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? SBI कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और CEO अभिजीत चक्रवर्ती, राम मोहन राव अमारा, राजीव सिन्हा या विजय अरोड़ा? और ये जो निदेशक और जो CEO हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है अभिजीत चक्रवर्ती, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। उसके बाद आ जाता है विदेश मंत्री S जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या केरल? और इसमें हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तो ये है गुजरात। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी है? मुंबई इंडियंस, चेन्नई, रॉयल चैलेंजर्स या गुजरात टाइटंस? तो इंडियन प्रीमियर लीग की IPL जो है इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी, और ये है चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन बी। उसके बाद है किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा हाल ही में की गई है?
तो गुइलेन बेरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपात की घोषणा क्यूबा, ब्राज़ील, चिली या पेरू। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी, तो ये है पेरू। उसके बाद है वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल हाल ही में जीता है। तो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। वैभव सिन्हा, रुद्रांश खंडेलवाल, निहाल सिंह या मृदुल सक्सेना। और ये है ऑप्शन बी वाले, रुद्रांश खंडेलवाल। तो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है। उसके बाद है एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया है। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से इंडोनेशियाई एथलेटिक एसोसिएशन, भारत एथलेटिक महासंघ, बांग्लादेश एथलेटिक फेडरेशन या चीनी एथलेटिक एसोसिएशन। और यहाँ पर जो हमारा इसमें सही आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, भारतीय एथलेटिक महासंघ। उसके बाद आ जाता है लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर हाल ही में घोषित किया गया है। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप, क्रिकेट एशिया कप, डेविस कप या वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का। तो ये जो लॉर्ड हनुमान है इनको किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर हाल ही में घोषित किया गया है। और ये किया गया है एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। भूटान, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश। तो भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत हाल ही में की है, और ये की गई है बांग्लादेश के साथ, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और अब हम अपने जो भौतिक विज्ञान में ध्वनि से संबंधित क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति है यह होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुम्बकीय या अप्रगामी। और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी, तो ये होती है अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट है कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। इनके ध्रुवित किया जा सकता है, निर्वात में चल सकती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, या उपयुक्त सभी कथन सत्य है। और इनमें जो रहेगा ऑप्शन सी, 0 डिग्री पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद है अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो हर्ट्ज होता है हर्ट्ज का मतलब, तो इसका रहेगा ऑप्शन ए वाला, 20 हर्ट्ज से कम। उसके बाद है प्राश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज के बीच में, 1000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक या 20 हर्ट्ज से कम। तो प्राश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी जो आवृत्ति है ये 20। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन सी को माना गया है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। और ये जो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक जो आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे हैं ये प्राश्रव्य तरंगे कहलाती हैं, और तरंग मानव की श्रव्यता सीमा से बाहर होती हैं। चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली, पक्षी, कीड़े, ये जीव जो है प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। उसके बाद है प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती, कभी कभी सुनी जा सकती है, या इनमें से कोई नहीं। और इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो मनुष्य के द्वारा ये सुनी नहीं जा सकती हैं। उसके बाद है प्राश्रव्य तरंगों के सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले न्यूटन, गाल्टन, हर्ट्ज या फैराडे ने। तो प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो यह है गाल्टन। उसके बाद है शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो क्या है ये बाधा का पता लगाने के लिए ध्वनि का अपवर्तन, प्रकीर्णन,
विषम पदों का बनना या प्रतिध्वनि का निर्धारण करना। और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो यह है प्रतिध्वनि का निर्धारण करना। चमगादड़ भी देखे होंगे आपने, जो है कुछ ध्वनि तरंगे निकालते हुए आवाज़ करते हुए जाते हैं। उसके बाद है कीड़ा अथवा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगे, रेडियो, सबसोनिक या इंफ्रारेड तरंगे। तो कीड़ा या किसी हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए, और इसके लिए हम प्रयोग करते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगों का। उसके बाद है ध्वनि का तारतम्य। ये निर्भर करता है आवृत्ति, तीव्रता, वेग या फिर आयाम पर। तो ध्वनि का तारतम्य पिच जो है ये किस पर निर्भर करता है, और ये करता है आवृत्ति पर। उसके बाद है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। प्राश्रव्य तरंगों का, अवश्रव्य ओक्लेजेलिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो विमान का जो आंतरिक भाग है उसकी सफाई में जो उपयोग में लाया जाता है ये प्राश्रव्य तरंगे होती हैं। उसके बाद है किसी औसत व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है। तो किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा सुनने की जो शक्ति है ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज मानी गई है। उसके बाद है ध्वनि की आवृत्ति v, तरंग दैर्घ्य ये जो उल्टा वाई है, और चाल v के बीच क्या संबंध है। तो इसका माना गया है ऑप्शन ए वाला, v बराबर YN। नेक्स्ट है चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, ध्वनि तरंगों में तीव्रता कम होने के कारण, या इनमें से कोई से भी नहीं। तो चंद्रमा पर अगर कोई विस्फोट होता है तो वह हमें सुनाई नहीं देता है। तो किस कारण से? क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं। अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, उसकी आंख का प्यूपिल बड़ा होता है, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं जो उसका नियंत्रण करती है। कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन सी को, वे अति तीव्र जो तरंगे हैं वो पैदा करते हैं और उसका नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ते हैं। चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं। तो कथन कारण वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इसमें सही कौन सा है? जो ऑप्शन सी में है। यहाँ पर एक तो सही है लेकिन आर जो है ये गलत है। तो क्योंकि वे ध्वनि तरंगे निकालते हुए जाते हैं प्रश्रव्य, तो ऑप्शन ए यहाँ पर माना गया है। तो वायु में ध्वनि के चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की जो चाल है ये ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा 332 मीटर सेकंड। उसके बाद है निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। स्टील, वायु, निर्वात या फिर जल में। तो किस में ज़्यादा तेज ध्वनि होगी? और यहाँ पर इसमें जो हमारा सेंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो स्टील जो होता है जब आप उस पर कोई लोहे की हथौड़ी वगैरह मारते हैं तो उसमें ज़्यादा तेज जो ध्वनि है वो निकलती है। उसके बाद है बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? या फिर आपने देखा होगा जैसे कोई आपने किसी चीज़ पर चोट की तो वो कुछ देर के बाद सुनाई देती है अगर कोई दूर व्यक्ति हो। तो इसका कारण क्या है? बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं। गर्जन बाद में उत्पन्न होती है। प्रकाश निर्वात में चलता है परंतु ध्वनि नहीं। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। तो इसका जो यहाँ पर कारण है ऑप्शन डी में है, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में ज़्यादा होती है। तो इसी कारण से जाए आपको ध्वनि जाए बाद में सुनाई देती है। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि का वेग है लगभग। तो वायु में ध्वनि का वेग कितना है? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए 330। उसके बाद है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलेगी? ठोस, द्रव, गैस या फिर वायु में। तो कौन से माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? और ये चलती है जो ठोस माध्यम होता है, जो भी जैसे लोहे की कोई वस्तु ठोस हो गई। जैसे अपने स्कूल में जो पहले जो होते थे उसमें जब घंटे बजाते थे तो उसमें लोहे का गाटर वगैरह जो है वो होता था ताकि उसकी ध्वनि ज़्यादा सुनाई दे। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में समान होता है, भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है।
भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है, भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। तो ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में होगा। क्या होगा? जो ऑप्शन बी में दिया गया है, अलग अलग होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट आ जाता है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर, सेंटीग्रेड जो है इसके तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? हवा, ग्रेनाइट, पानी या लोहे में? तो 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर कौन से माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? और ये होगी लोहे में। उसके बाद है निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, या आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता। तो इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर एक सही नहीं है? कौन सा? जो ऑप्शन सी में दिया गया है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। उसके बाद है वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता, या तापमान के घटने से घटता है। तो वायु में ध्वनि का वेग, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी, तापमान के घटने से घटता है। उसके बाद कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है, और इसका कारण दिया गया है कि प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो यहाँ पर कथन और जो कारण ये आपने बताना है, और इनके अनुसार देखें तो जो है यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें रहेगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या। जैसे हमने जो है बादल का और बिजली कड़कने के बारे में पढ़ा था, तो सेम जैक कंडीशन यहाँ पर भी है। तो रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है, और प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। उसके बाद आ जाता है ध्वनिक जो विमान हैं ये उड़ते हैं। ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल से, या प्रकाश की चाल से। तो पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, ध्वनि की चाल से अधिक। तो यही कारण इनका भी है। ये भी जो आवाज़ जो है हमें बाद में सुनाई देती है, जिस प्रकार बादलों बिजली के कड़कने का सिस्टम है, तो सेम वही है। नेक्स्ट आ जाता है वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। स्थायित्व संख्या, ऑक्टेन संख्या, लैप्लास संख्या, या मैक संख्या। तो वस्तु के वेग और उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं, और उसे कहेंगे मैक संख्या। नेक्स्ट आ जाता है मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, ध्वनि, वायुयान, जलयान या अंतरिक्षयान। तो मैक जो अंक है इसका प्रयोग होता है, और इसका जो प्रयोग किया जाता है ये वायुयान के लिए है। नेक्स्ट है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, फोन, डेसीबल, डेसीबल या डेसीमल में। तो यहाँ पर ये डेसीबल है, यहाँ पर डेसीमल है। तो ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? और ये मापा जाता है डीबी मतलब डेसीबल में। नेक्स्ट है साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है 20 से 30 डेसीबल, 30 से 40, 50 से 60 या 90 से 100 डीबी मतलब डेसीबल। तो साधारण बातचीत की ध्वनि की जो तीव्रता होती है ये 30 से 40 डेसीबल की होती है। नेक्स्ट है ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से अलग करेगी, तारतव, प्रावस्था, गुणता या प्रबलता। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये तारतव है। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से अलग करती है। नेक्स्ट है ध्वनि की किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या फिर पतली होती है। अपने व्यक्ति में भी इसको देखा होगा, कुछ व्यक्ति की जो आवाज़ है पतली होती है, कुछ की मोटी होती है। तो यहाँ पर यह ध्वनि का जो लक्षण है इसी के बारे में है। तो इसका कारण तीव्रता, तारतव, गुणता या इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो इसका कारण है तारतव। नेक्स्ट है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का आयाम कम होता है, अधिक होता है, तारतव कम होता है या तारतव अधिक होता है। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, और इसका जो कारण है ऑप्शन डी में है, तारतव अधिक होता है। नेक्स्ट है एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक हमें मधुर प्रिय लगती है।
बच्चे की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की आवाज़ के तारतम्य की तुलना में कम होता है। बच्चे की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की आवाज़ के तारतम्य की तुलना में अधिक होता है। बच्चे में अधिक ताकत होती है या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो छोटे बच्चे की जो आवाज़ होती है वो मधुर लगती है। तो इसका जो कारण है ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है। बच्चे की आवाज़ का जो तारतम्य है पुरुष की आवाज़ के तारतम्य की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट है, स्त्री की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्री की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, आयाम अधिक होता है या वेग अधिक होता है। तो स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है और इसका जो यहाँ पर कारण है ऑप्शन ए में दिया गया है, इनकी आवृत्ति अधिक होती है। उसके बाद है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तारतव, प्रबलता और गुणता के कारण, केवल तारतव और प्रबलता के कारण, केवल ध्वनि प्रबलता या केवल ध्वनि गुणता के कारण। तो अगर सितार और बांसुरी बज रहे हैं तो इनमें जो अंतर आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो कारण है ऑप्शन डी में है, केवल ध्वनि गुणता के कारण। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों के द्वारा उत्पादित नहीं होता है? ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन या फिर अपवर्तन। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है तो कौन सा है? ये ध्रुवण है। उसके बाद है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो ध्वनि तीव्रता जो डीबी है डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। 50 dB, 70, 85 या 90, 95 dB। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, तो ये 95 dB है, तो इससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? मोटर गाड़ी, पॉप म्यूजिक, रेलवे इंजन या हवाई जहाज की उड़ान भरना। तो सबसे अधिक देख सकते हैं यहाँ पर जो शोर किसको होता है, तो यहाँ पर जो इनमें सबसे अधिक जो शोर है जो हवाई जहाज जो होते हैं, लड़ाकू जहाज कह देते हैं जिसको, तो इनसे होता है। नेक्स्ट है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। तो एक कौन सा उदाहरण है? रमन प्रभाव, क्रॉम्पटन का प्रभाव, जूल थॉमसन का या डॉपलर का प्रभाव। तो जब आपने कोई, चाहे आप म्यूजिक लगा लो या कोई आवाज़ दे रहा है, जब वो जितनी पास होगी उतनी तेज़ सुनाई देगी, जितनी आप दूर होते चल जाओगे उतनी उसकी आवाज़ कम हो जाएगी। तो इसका जो यहाँ पर उदाहरण है ऑप्शन डी वाला है, तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण है। उसके बाद आ जाता है, एक अंतरिक्ष यात्री अपनी सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, तो इसका क्या कारण है? उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अधिक होता है, ध्वनि प्रसारित करने का माध्यम नहीं होता है, चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं। तो इसका जो यहाँ पर कारण है ऑप्शन सी में है, ध्वनि प्रसारित करने का वहाँ पर कोई माध्यम नहीं है क्योंकि वायुमंडल जहाँ वहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण या अपवर्तन। तो प्रकाश और ध्वनि में घटित नहीं होती है, जो ऑप्शन सी में आई है, ध्रुवण। उसके बाद है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्यों? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी, ध्वनि पूर्णता ध्वनि की बढ़ जाती है, ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, या इसकी कार्रवाई का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं होता। कई बार देखा भी होगा आपने, जैसे किसी को आप आवाज़ लगाते हैं तो अपने मुंह के साइड में जो आप आवाज़ कर लेते हैं, तो हाथ कर लेते हैं ताकि इससे क्या हो, जो ऑप्शन एक में दिया गया है, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित हो। तो आपने देखा होगा, जैसे कोई आपसे कोई दूर व्यक्ति है और आपने आवाज़ लगानी है तो आप मुंह के एक साइड में जो आवाज़ हाथ करके आवाज़ लगाते हैं ताकि सिर्फ उसी के सामने जाओ आपकी आवाज़ जाए। नेक्स्ट है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? प्रकाश की गति, ध्वनि, ऊष्मा या रेडियो तरंग की बारंबारता। तो डेसिबल जो होता है डीबी, इसका प्रयोग किया जाता है, और ये जो होती है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये मापी जाती है डेसिबल में। उसके बाद है, प्रतिध्वनि का कारण।
ध्वनि का परावर्तन, अवशोषण, अपवर्तन या ध्वनि की चाल। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है, और जो ऑप्शन 1 में आया है तो ये ध्वनि का परावर्तन होना है। उसके बाद आ जाता है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर, 17, 24 या फिर 30 मीटर। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी, और यह होनी चाहिए 17 मीटर। नेक्स्ट आ जाता है रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रेडियो तरंगों का अपवर्तन, डॉपलर प्रभाव, रेडियो तरंगों का परावर्तन या रमण प्रभाव। तो रडार जो होते हैं, जैसे ये हवाई जहाज जो उड़ते हैं, तो ये रडार सिस्टम जो होता है उस पर, उसके आधार पर ये उड़ते हैं। तो ये किसका प्रभाव है, यहाँ पर कौन सा सिद्धांत है? और इसमें जो माना गया है ऑप्शन बी वाला, रेडियो तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट है किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल 1/10 सेकंड के बराबर, 1/10 सेकंड से कम, अधिक या कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो यह है 1/10 सेकंड से अधिक। उसके बाद है अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत और फर्श रेशेदार पदार्थ, कालीन या ग्लास फाइबर से ढके रहते हैं। ऑडिटोरियम की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, निर्माण की लागत को कम करना, ऑडिटोरियम की आग से सुरक्षित करना या ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा जो ऑप्शन डी में दिया गया है, ध्वनि का अवशोषण करने के लिए, ताकि जो बाहर की ध्वनि अंदर ना जाए और अंदर की बाहर ना जाए। उसके बाद ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव 1/5 सेकंड, 1/10, 20 या 1/2 सेकंड। तो ध्वनि का जो प्रभाव होता है मनुष्य के कान में कितने टाइम तक रहता है ये, और ये रहता है 1/10 सेकंड तक। उसके बाद आ जाता है ध्वनि तरंगे, किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? ध्वनि तरंगे अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? और इसका जो कारण है ऑप्शन सी में आया है, ये परावर्तन के कारण है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितने दूर खड़ा होना चाहिए? एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितने दूर खड़ा होना चाहिए? 224, 56, 28 या 60 फीट दूर। और यहाँ पर जो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी, तो यह है 56 फीट दूर। नेक्स्ट आ जाता है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो डॉक्टर जो होते हैं जो रखते हैं हृदय गति जो होती है उसको मापने के लिए। तो स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवण पर। और ये जो काम करती है ये परावर्तन पर काम करती है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है, अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन या विवर्तन के कारण। तो प्रतिध्वनि तरंगों के, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण उत्पन्न होगी। नेक्स्ट आ जाता है सोनार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो एग्जाम में आ भी चुका है इनके अलावा भी। तो सोनार जो होता है ये कहाँ पर प्रयोग में आता है? अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर या नौ संचालकों के लिए। तो सोनार जो है इसका प्रयोग होता है, और ये जो नौ चालक जो होते हैं समुद्री जहाज वगैरह जो होते हैं इसमें होता है ये सोनार यंत्र। ये जो है गहराई वगैरह जो है उसको मापने के लिए या फिर खतरा जो है उसको जांचने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अनुरणन कौल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। अनुरणन कौल और हॉल के आयतन के बीच संबंध डॉपलर, न्यूटन, सेबिन या लाप्लास ने। और यहाँ पर देखें तो हमारा जो इसमें सही आंसर जो ऑप्शन सी वाला है, तो ये सेबिन है। उसके बाद आ जाता है गूंजहीन हॉल का अनुरणन काल होता है 0 सेकंड, 0.8, 1.8 या 8 सेकंड। तो गूंजहीन हॉल, डेड हॉल, इसका अनुरणन काल होता है और ये होता है 0 सेकंड का।
उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है? दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है, पैर से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, डॉपलर प्रभाव के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, या इनमें कोई सा भी नहीं। तो जब सेना जो है किसी पुल के ऊपर से जाती है तो उनको ऐसा करने के लिए क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण है ऑप्शन बी में, पैरों से उत्पन्न जो ध्वनि है इसके अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा हो जाता है। नेक्स्ट है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। मतलब जो उसमें जो बटन जो दिया होता है तो उसको घुमाकर हम अलग अलग जो स्टेशन उसके कार्यक्रम सुनते हैं। तो यह संभव है अनुनाद, विस्पंद, व्यतिकरण या विवर्तन के कारण। तो इसका जो कारण है जो ऑप्शन एक में है, तो ये अनुनाद के कारण है। नेक्स्ट है, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? परावर्तन, अपवर्तन, अनुनाद या व्यतिकरण के कारण। और इसका जो कारण है ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये अनुनाद के कारण है। नेक्स्ट है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? विवर्तन, व्यतिकरण, अनुनाद या परावर्तन। और इसका जो कारण है ये अनुनाद है। जैसे आप घड़ा है या कोई बर्तन को नीचे, या पानी की बोतल ही लगा लो, उसे जैसे जल के नीचे लेकर जाते हैं तो उससे कुछ ध्वनि होती है और आप समझ जाते हैं कि ये बोतल जो है ये भर गई है। तो यह अनुनाद के कारण है। नेक्स्ट है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है परावर्तन, अनुनाद, व्यतिकरण या अपवर्तन का। तो रेडियो का समस्वरण स्टेशन, और ये जो उदाहरण है ऑप्शन बी अनुनाद का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, जब किसी स्थान पर दो लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन या अनुनाद। जब किसी स्थान पर दो लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, और इसका जो कारण है ऑप्शन बी में है। तो ऐसा जब व्यतिकरण के कारण होता है। नेक्स्ट है, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, साइलेंस जोन में, जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन या अनुनाद के कारण। तो इसका जो कारण है ये व्यतिकरण है। नेक्स्ट है, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन सकते हैं। तो इसका कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण या फिर विवर्तन है। तो और इसमें रहेगा ऑप्शन डी। तो ये होता है विवर्तन के कारण। जब कोई मतलब जो जिसे आप या अंधेरे कमरे से इसका अर्थ लगा लो जहाँ पर आप देख नहीं सकते, किसी की आवाज़ सुन सकते हैं, तो ये विवर्तन के कारण है। उसके बाद है, किसी ध्वनि श्रोता की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव। रमन प्रभाव है, डॉपलर प्रभाव है, क्रम्पटन या प्रकाश विद्युत प्रभाव है। तो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव, और इसको जो कहा गया है तो इसको कहेंगे हम डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट है, डॉपलर प्रभाव का संबंध है ध्वनि, जनसंख्या, मनोविज्ञान या फिर मुद्रा संचालन से। तो डॉपलर प्रभाव का जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये ध्वनि से माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति, उसकी जो आवाज़ है तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? बिग बैंग सिद्धांत के कारण, चार्ल्स नियम, डॉपलर या आर्किमिडीज के नियम के कारण। तो या फिर जैसे कोई आप मोबाइल पे गाने सुन रहे हैं, जब जैसे कोई व्यक्ति मोबाइल जब उसको आपके पास लेकर आता है तो उसकी जो आवाज़ है तेज़ आपको सुनाई देने लगती है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, और इसका जो कारण है ये डॉपलर प्रभाव को माना गया है। नेक्स्ट है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक है। इसका कारण है
क्योंकि अर्धवायु में शोषक वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, कम होता है, दाब अधिक होता है या दाब कम होता है। और इसका जो यहाँ पर कारण है ऑप्शन बी में दिया गया है, शोषक वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ध्वनि का जो वेग है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, गैसों में अधिकतम और द्रव में न्यूनतम होता है, ठोस में अधिकतम और द्रव में न्यूनतम होता है, ठोस में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर जो कथन कौन सा है, और यहाँ पर जो इसमें सही माना गया है ऑप्शन जो है यहाँ पर डी हमारा हो जाएगा। तो ठोस में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम ये होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन में कौन सा एक युग्म यहाँ पर सही नहीं है। गैसों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें प्राश्रव्य तरंगें कहलाती है। उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंगें अपेक्षाकृत प्रबल होती हैं। उच्च श्रव्य आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगें तीक्ष्ण होती है। तो यहाँ पर एक सही नहीं है और जो ऑप्शन बी में आया है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें प्राश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो कौन सी तरंग है जिनका प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में होता है। रेडियो तरंगों का, अवरक्त तरंग, सूक्ष्म या इनमें से कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर जिसमें माना गया है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये अवरक्त तरंगें होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किस एक ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है। तो किसकी है, 0 डिग्री पर वायु में, 100 डिग्री पर वायु में, जल या लकड़ी में। तो इनमें से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होगी, और यहाँ पर जो इसमें सबसे अधिक होगी जो ऑप्शन डी में है, तो ये लकड़ी में है। नेक्स्ट आ जाता है एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, ये दोगुनी यहाँ पर हो जाएगी 664 मीटर सेकंड। नेक्स्ट है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। 20 डिग्री हवा, ग्रेनाइट, पानी या लोहे में, और ये होगी लोहे में। नेक्स्ट है एक जैव पत्ती जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो एक जैव पत्ती जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी या एक्सरे में। तो ये जो प्राश्रव्य ध्वनि है इनमें से किस में प्रयोग में लाई जाती हैं, और ये होता है सोनोग्राफी में। नेक्स्ट है कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती, प्रकाश, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ध्वनि या फिर ऊष्मा। तो कौन सी तरंग है जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आई है ये ध्वनि है। तो ये शून्य में संचरण नहीं कर सकती। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यदि ये कुछ फार्मूला दिया गया है वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो यहाँ पर कौन सा रहेगा इसमें, और ये है ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं, ठोस, द्रव, गैसीय या फिर निर्वात में। तो ध्वनि तरंगें कौन से माध्यम में नहीं चल सकती, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, निर्वात। नेक्स्ट है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान रिज्यू रेखन के लिए प्रयुक्त होता है, वो क्या कहलाता है। रडार, सोनार, पुकर या कोई सभी नहीं। तो वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान और रिज्यू रेखन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और इसको कहा गया है सोनार। जो नौका संचालन वाले, समुद्री जहाज वाले जो होते हैं समुद्र के अंदर जिसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्राश्रव्य तरंगें। श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्राश्रव्य तरंगें उच्चतर गति की होती हैं, उच्चतर आवृत्ति की होती हैं, अधिक लंबी तरंग दैर्घ्य की होती है, या उच्चतर गति और उच्चतर आवृत्ति दोनों के लिए होती है। और यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन बी, तो उच्चतर आवृत्ति के लिए होती है। नेक्स्ट है इको साउंडिंग, ये प्रयोग होता है ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, या इनमें से कोई सभी नहीं। तो इको साउंडिंग प्रयोग होता है, और इसका जो प्रयोग है ये समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है।
तो समुद्र की गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत से जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर साउंड मतलब ध्वनि आवृत्ति से सोच रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन सी जो इसका रहेगा। नेक्स्ट है इकोस्टिक विज्ञान है, प्रकाश से संबंधित, जलवायु, ध्वनि या धातु से संबंधित। तो इकोस्टिक जो यहाँ पर विज्ञान है, इकोस्टिक ये विज्ञान है और इसको जो कहा गया है ये ध्वनि से संबंधित होता है। नेक्स्ट आ जाता है मनुष्य के लिए एक मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? 90 dB, 60, 120 या 100 dB। तो मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है ये कितना है? और ये माना गया है 60 डेसिबल। उसके बाद है निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो उपकरण है उसको रडार, सोनार, क्वासर या स्पंदक कहा जाता है। तो निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है इसको हम सोनार कहते हैं। नेक्स्ट है मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि डर को दूर कर सके। दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, अधिक ध्वनि प्राप्त कर सके, मुंह से वायु बाहर निकालने के लिए जब बिजली कड़कती है। तो मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है और इसका जो कारण है ऑप्शन बी में है, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। नेक्स्ट है वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में कौन सा गुण प्रभावित होता है? वायु के तापमान में तरंगदैर्घ्य, विस्तार, आवृत्ति या फिर तीव्रता। तो वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का इनमें से कौन सा गुण प्रभावित होगा? और ये होगा आवृत्ति। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है, वह ध्वनि आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य या तीव्रता की है। तो ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है और उसको कहा गया है आवृत्ति। तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।